यार ये वाली कोटेशन जो थी मुझे आप में से एक बच्चे के द्वारा सेंड की गई, पढ़ने के बाद में मुझे काफी अच्छा लगा। ये बेसिकली जब आप लोग इसको देखोगे रियलिटी में तो ये एक प्रैक्टिकल चीज है, लाइफ में आप लोग इसको इंप्लीमेंट अगर करते हो तो ये रियलिटी में आप लोग की लाइफ पर जो है वो इम्पैक्ट डालती हुई नजर आएगी। बोला कि यहाँ पर ये गया कि जो स्माइल है ना, जब भी आप लोग मुस्कुराते हैं वो एक तरीके से बिजली का काम करती है और आप लोग की लाइफ जो है वो बैटरी का काम करती है। यानी कि जितना आप लोग मुस्कुराओगे जिंदगी में उतना ही ज्यादा आप लोग खुश रहोगे और उतना ही ज्यादा आप लोग जो है जिंदगी में आगे बढ़ोगे, उतना ही ज्यादा जिंदगी को आप लोग प्रोडक्टिव बना पाओगे। तो बोला इसीलिए गया कि जो स्माइल है वो इलेक्ट्रिसिटी की तरह होती है और जो लाइफ है वो बैटरी की तरह होती है। तो इस तरीके से जब जब आप लोग स्माइल करोगे तो आप लोग की बैटरी जो है वो चार्ज होगी, तो आप लोग का दिन जो है वो एक्टिवेटेड होगा, आप लोगों का दिन अच्छा रहेगा। तो इसलिए हमेशा स्माइल करते रहिए। ये तो नहीं देखिए पॉसिबल कि हर टाइम इंसान मुस्कुराता रहे, पर हाँ इतना आप लोग जरूर कर सकते हैं कि कम से कम जब आप लोग की लाइफ में कोई दिक्कत आप लोग को लगे कि दिक्कत है तो उस टाइम पर अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश जरूर करिएगा। इससे काफी सारे फायदे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इससे जिंदगी में आप लोगों को प्रोडक्टिविटी भी नजर आएगी, जो काम आप लोगों का नहीं हो पा रहा है वो भी आप लोगों को होता हुआ नजर आएगा और इससे चीजें जो है थोड़ी आसान लगने लगेंगी। उन्हें आमिर खान की मूवी जो 3 इडियट वाली उसमें बोलता है ऑल इज वेल, उससे ये बोलता है कि देखो बेसिकली ऐसा तो नहीं कि प्रॉब्लम दूर हो जाती है, पर हाँ ये है कि उससे लड़ने की क्षमता आ जाती है और वही तो चाहिए, वही तो मेन दिक्कत है। अगर वो क्षमता आप लोग के अंदर आ जाए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये बेसिक फंडा रहता है, ठीक है। काफी प्यारा ये डिस्कशन रहेगा, अच्छे से टकटकी लगाकर आप लोग डिस्कशन को देखेगा। सबसे पहले आप लोग को एक ओवरव्यू दूंगा लेक्चर का, जिसमें आप लोग समझ पाएंगे क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद में फिर हम लोग काफी डिटेल में लेक्चर को देखेंगे। पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डे जानेंगे, जिसमें इंटरनेशनल डे ऑफ जो रूरल वुमेन है उनके बारे में बात की जा रही है, जो गांव में खासकर महिला रहती हैं। तो ये वुमेन इंपावरमेंट के लिए भी अगर कुछ लिखने के लिए आप लोगों के लिए आता है तो वहां पर भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो 15 अक्टूबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम क्या है ये आप लोग को बतानी है। थीम का मतलब होता है कि पूरी साल एक फोकस एरिया है, वो फोकस एरिया कौन सा है, ये है इसका बेसिक पर्पज। ये काफी इंपॉर्टेंट डे लगता है मुझे पर्सनली, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, ठीक है, क्योंकि ये काफी महान पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। आप लोगों को उनका नाम बताना है, बाकी जब डे डिस्कस करूंगा तो मैं आप लोगों को सारी बातें बताऊंगा। इसकी थीम क्या है अब की बार की, ये भी आप लोग को बताना है। बात की जा रही है जिससे हमारी कंट्री में इसरो है, ऐसे ही यहाँ पर यूएसए के अंदर नासा है, जिसको बोलते हैं नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके द्वारा अभी यहाँ पर लॉन्च किया गया है, मतलब लॉन्च नहीं किया गया, लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है एक पर्टिकुलर यहाँ पर मिशन। इस मिशन का नाम आप लोगों को बताना है। ये जो मिशन होगा इनका जुपिटर के लिए होगा। अब जुपिटर किस पोजीशन पर पड़ता है क्या क्या है, तो जुपिटर का जो टोरजन एस्ट्रॉइड है उसके लिए बेसिकली यहाँ पर ये सेंड किया जाएगा उसको एक्सप्लोर करने के लिए। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये यहाँ पर इनको गैसियस, आप लोग बेसिकली गैस जाइंट प्लैनेट्स के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आप लोग को ये बताना है बेसिकली ये दूसरा नाम क्या है जिनको बोला जाता है एक और नाम से इनको, ठीक है। तो जानेंगे इसके बारे में काफी अच्छे से। वैसे अगर जुपिटर के बारे में कोई आप लोगों से पूछे कि अब तक कोई यहाँ पर ऐसा कोई यहाँ पर मिशन लॉन्च किया गया, जी हाँ रिसेंटली अभी लॉन्च किया गया था 2011 में। रिसेंटली क्यों बोला, क्योंकि इसलिए बोला क्योंकि 2011 में इसको लॉन्च किया गया था और 2016 में ये पहुंचा, तो रिसेंटली हो गया। तो इसका मतलब ये कि जाने जाने में ही लगभग आप लोग देखते हैं कि 5 साल यहाँ पर लग गए, तो पास तो है नहीं है, तो इसलिए इसको रिसेंटली बोला जा रहा है। और ये भी मिशन नासा का ही था। इसका नाम बताना है आप लोगों को, इसका नाम क्या था फिर हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर, ये है जावियन गिबन। जावियन मतलब एक तरीके से जावा आइलैंड है, तो ये कहां पर है आप लोगों को पता होना चाहिए, काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। और इसी आइलैंड के ऊपर इस कंट्री की कैपिटल भी है। तो ये एक जिनावर या जीव जंतु जो आप लोग बोल सकते हैं, ये रिसेंटली अभी न्यूज में है। तो ये किस कंट्री के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करें तो मिनिस्ट्री जो है हमारी कौन सी है जिसके द्वारा बोला गया है गैलीलियो, वो गैलीलियो याद आ गया, गैलोए बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा बेल होती है, कई बार कई सारी बीमारी में उसको यूज भी किया जाता है। इसको बेसिकली कई सारे एरिया में इसको गुडची के नाम से भी इसको जानते हैं, गुडुची, ठीक है। तो इसका पॉपुलरली इसको गिले या फिर गुडची के नाम से भी जानते हैं, खासकर जब प्लेटलेट्स काफी डाउन हो जाती हैं तो उस टाइम पर यहाँ पर इसको काफी ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये काफी सेफ है यूज करने में। अभी इसके बारे में कई सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई थी, बाकी मिस इन्फॉर्मेशन किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर फैलाई गई थी जो कि सेफ नहीं है यूज करने में, उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा यहाँ पर अगर बात करें तो। आगे बात करते हैं यहाँ पर इंडियन सैंडलवुड। सैंडलवुड मतलब चंदन, जो चंदन नहीं है, चंदन की जो लकड़ी होती है इसमें से खुशबू आती है। आप लोगों ने देखा होगा रक्षाबंधन पर जो राखी वगैरह भी जो चंदन से लकड़ी बांधते हैं, तो ये ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट में आप लोगों को देखने को मिलती है। हमारी कंट्री में जो चंदन है वो किस नाम से पुकारा जाता है, मतलब हमारी कंट्री का चंदन किस नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। वैसे तो चंदन को चंदन ही आप लोग बोलोगे, ठीक है, पर लेकिन रियलिटी में उसका पर्टिकुलर एक नाम है, वो नाम आप लोग को बताना है, ठीक है। अभी बात करें आप लोगों को पता है रिसेंटली काफी सारे स्टेप लिए जा रहे हैं दिल्ली एनसीआर वाले रीजन को बेसिकली पोल्यूशन फ्री करने के लिए।
तो एक इंपॉर्टेंट केस है सुप्रीम कोर्ट का 2016 का। ये केस बताना आप लोग कौन सा है पूरा। इसमें ये बोला गया था कि एनसीआर वाले रीजन में क्वालिटी जो है एयर की क्वालिटी अच्छी रखनी है, तो उसी के चलते यहाँ पर ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान आना चाहिए, ताकि यहाँ पर अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बात करें, अगर कहीं पर दिक्कत देखने को मिल रही है तो तुरंत उसको इंप्लीमेंट किया जाए। तो इसके बारे में बेसिकली यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। तो काफी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल बोल सकते हैं। अगर कुछ लिखने के लिए आए या फिर आप लोगों से अगर कोई आंसर राइटिंग में कुछ पूछे या फिर इंटरव्यू में कुछ पूछे कि कैसे पोल्यूशन को कम किया जा सकता है, तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सबसे पहले तो आगे बढ़ने से पहले हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। देखिए, दशहरा एक ऐसा त्योहार है जो कि ये माना जाता है कि बुराइयों पर अच्छाई की जीत। ठीक है, तो इंसान चाहे मतलब कितनी भी दिक्कत में क्यों ना आ जाए, अगर वो अपनी जगह सही है, अगर वो अपनी जगह सत्य वचन पर टिका हुआ है, तो उसके साथ में हमेशा अच्छा होता है। और ये चीज मैं रियलिटी में आप लोगों को बताऊं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस रहे हैं यहाँ पर इस चीज को लेकर। जब भी मेरे साथ में कुछ ऐसा लगता है कि मुझे मतलब जिंदगी में ना कुछ गलत होने वाला है, ठीक है, तो मैं हमेशा उन चीजों से बच जाता हूं मैक्सिमम टाइम। ये मैंने अपनी जिंदगी में फील किया कई बार। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ में जब भी कुछ गलत होने वाला होता है, कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी पावर है जो कि वो गलत होने से मेरे साथ में रोक लेती है। और ये मेरे साथ में एक बार नहीं, मैंने कईयों बार इसको फील किया अपनी जिंदगी में। तो यानी कि अगर आप लोग दिल से किसी का कभी बुरा नहीं चाहोगे ना, तो मुझे पर्सनली लगता है, ये मेरी हो सकता है पर्सनल फिलोसफी, मतलब हो सकता है सबके ऊपर इंप्लीमेंट ना हो, अगर दिल से आप लोग किसी का बुरा नहीं चाहोगे तो आप लोगों के साथ में कभी बुरा नहीं होगा। मतलब मेरी अब तक की ये, मतलब मुझे अब तक ये चीजें फील हुई हैं। ठीक है, हाँ, अगर तुम किसी का गलत चाहोगे, अगर तुमको लगता है कि हाँ उसका ये गलत हो जाए और उसका फायदा तुमको मिल जाए, तो फिर उसमें नहीं होगा। पर हाँ, अगर तुम दिल से किसी का बुरा नहीं चाहोगे और तुम चाहोगे कि हाँ यार किसी ने किसी का भला हो जाए, तो तुम्हारे साथ में कभी भी गलत नहीं होगा। ये मतलब मैं अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मुझे फील हुई है चीजें अब तक की लाइफ में, उनके बेस पर बता रहा हूँ। वरना कई जगह ऐसी कंडीशन बनी है जहां पर मुझे लगा कि मैंने कहा अब तो पता नहीं क्या होने वाला है, अब तो ऊपर वाला ही बचा है। ठीक है, तो ऊपर वाले ने आकर बचा लिया वहां पर। ऐसी कंडीशन कई बार देखने को मिली। तो चीजें इसलिए कहते हैं कि हमेशा जिंदगी में सबके भलाई के बारे में बात करो, सबकी अच्छाई के बारे में बात करो, तो आप लोगों को ऐसा ही रेस्पॉन्स मिलेगा। उन्हें कहते हैं जैसा आप लोग बोगे वैसा ही काटोगे, तो कुछ कुछ ऐसा ही बेसिकली ये देखने को लगता है। ठीक है, आइए सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डे के बारे में। ये काफी इंटरेस्टिंग डे है, यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं, जिसको वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में आप लोग सेलिब्रेट करते हैं। यानी कि हमारी कंट्री का नहीं, ये वर्ल्ड की बात की जा रही है। तो ये 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम सर की जो बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर बेसिकली ये डे सेलिब्रेट करते हैं। ये जो डे है बेसिकली ओनर यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जो भी साइंस के फील्ड में एफर्ट रहे हैं उनके, तो उनको लेकर यहाँ पर ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए यार, स्टूडेंट की लाइफ में ना एपीजे अब्दुल कलाम सर जी की अगर आप लोग बात करें, एक रियलिटी में एक शानदार कंट्रीब्यूशन आप लोग बोल सकते हैं। मतलब एक तरीके से इन्होंने ये बोला है कि अगर बच्चों के साथ में जितना टाइम बिता सके उतना ज्यादा बिताने की इनके द्वारा कोशिश की गई है मैक्सिमम, क्योंकि ये समझते थे कि अगर दुनिया में जहां जहां पर भी अगर जो भी बच्चे हैं, अगर बच्चे सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो दुनिया को काफी अच्छे लेवल पर हम लोग सुधार सकते हैं। तो इसी के चलते ये इंटरनेशनल लेवल पर भी डे जो है ये इनके नाम से यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो है ना बड़ी एक डिफरेंट सी बात कि हमारे देश के प्रेसिडेंट, हमारे देश के मिसाइल मैन पर्सन को ऑल ओवर वर्ल्ड में एक तरीके से एक इंपॉर्टेंट डे के रूप में सेलिब्रेट किया रहा है, वो भी स्टूडेंट से रिलेटेड। तो ये पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा जब मुझे पहली बार इसके बारे में पता चला था, इस पर्टिकुलर डे के। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर तो लर्निंग फॉर पीपल, प्लैनेट एंड प्रोस्पेरिटी, पीस। ठीक है, तो ये फोकस है, यानी कि अपने लिए नहीं बस आप लोगों को सीखना है, लोगों के लिए सीखना है, जिस ग्रह पर, जिस पृथ्वी पर आप लोग रह रहे हैं उसके लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, और इसी के साथ में पीस, शांति बनाए रखने के लिए। तो आप लोग P4 बोल सकते हैं या फिर 4P आप लोग बोल सकते हैं, जिसके लिए काम करने की बात की जा रही है इस पर्टिकुलर डे के चलते। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आगे चलता हूं, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल, यानी कि जो गांव की महिला होती है उनके बारे में बात की जा रही है। ये सेलिब्रेट करता है खासकर जो गांव में महिला होती है उनको, और ये भी डे जो है ये 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। एक तरीके से रिकॉग्नाइज करता है जो भी रोल उनके द्वारा प्ले किए जाते हैं, जैसे कि गांव में के तो हर जगह महिला करती है वैसे, अगर वो एक मदर है, ड्यूटर है, ठीक है, ग्रैंड मदर है, तो अलग अलग रोल प्ले किए जाते हैं उनके द्वारा। ठीक है, कई जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे कि खाना बनाना हो गया, ठीक है, खेतों में काम करती हुई नजर आती है, कई जगह गांव में डेवलपमेंट का काम करती हुई नजर आती है। और आज की डेट में तो आप लोग देखते हैं कई सारी कंट्री की लीडर भी महिलाएं। हमारी कंट्री में अगर राज्य में बात करें, एक टाइम ऐसा था, उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर मायावती, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर होगी ममता बनर्जी जी, साउथ इंडिया में तमिलनाडु में जाएंगे तो आप लोगों को वहां पर जो चीफ मिनिस्टर देखने को मिली जयललिता जी। तो कई सारी ऐसी हमारी कंट्री में लेडी चीफ मिनिस्टर यहाँ पर आप लोग को देखने को मिली। तो ये काफी बड़ी बात है, वुमेन इंपावरमेंट का एक आप लोग ये बोल सकते हैं एक आईना है हमारे देश में, तो इसी को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। तो इंटरनेशनल लेवल पर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं हम अपने देश के बारे में। हमारे देश जैसे आजाद हुआ 1947 में, तो आजाद होते ही हमारी कंट्री में जो महिलाएं थी उनको वोटिंग राइट दे दिया गया।
हमारी कंट्री दुनिया में इकलौती कंट्री ऐसी है जहां पर एक तरीके से लोगों के साथ में महिलाओं को भी तुरंत वोटिंग राइट यहां पर मिल गया, वरना यूएसए में भी काफी लंबे समय तक उनको संघर्ष करना पड़ा उनके संविधान आने के बाद भी कि उनको इक्वल वोटिंग राइट दिया जाए, जो कि यहां पर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, तो वहां पर इक्वल वोटिंग राइट नहीं दिया जाता था। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है यार कहने के लिए, मतलब कहने के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर महिलाओं को एक इक्वल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। तो इसी के लिए यहाँ पर थीम जो है बोला जा रहा है बिल्डिंग रूरल वुमेन रेजिलिएंट इन द वीक ऑफ कोविड-19 के चलते किस तरीके से जो खासकर गांव की महिलाएं उनको और अच्छे लेवल पर हम लोग लेकर चल सकते हैं, तो उसको सपोर्ट करने की बात यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि काफी ज्यादा इंपैक्टेड यहाँ पर देखने को मिली अभी फिलहाल जो महिलाएं कोविड-19 के चलते, ठीक है। तो ये था यहाँ पर डे। अगर वुमेन इंपावरमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए आप लोगों से पूछ ले तो आप लोग इसको मेंशन कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। आगे चलता हूं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रेगनेंसी एंड इन्फेंट लॉस रिमेम्बरेंस डे के बारे में बात की जा रही है। कई बार क्या रहता है, कई सारे जो आज के दिन में सोसाइटी में अगर लोगों के बारे में आप लोग बात करो तो प्रेगनेंसी और इसी के साथ में इन्फेंट लॉस यानी कि बच्चे का एक तरीके से यहाँ पर एक नहीं कहते कि गर्भ में ही एक तरीके से डेथ हो जाना या फिर बच्चे की डेथ हो जाना, तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। छोटा सा बच्चा अंडर 5 ईयर में डेथ हो जाना, ठीक है, 1 महीने के अंदर बच्चे की डेथ हो जाना, तो काफी सारी दिक्कत होती है। सोचिए एक माँ के बारे में सोचिए जिसने 9 महीने एक बच्चे को पेट में रखा है, ठीक है, और 9 महीने पेट में रखने के बाद में जब वो पैदा हुआ उस बच्चे की डेथ हो गई, ठीक है। तो उसके चलते आप लोग समझिए कि एक तरीके से कितनी पीड़ा झेलनी पड़ती है। नॉर्मली आप लोगों ने सुना भी होगा कि जब कोई महिला एक बच्चे को जन्म देती है तो फिर से उसका जन्म होता है, इतना पेन वहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आप या मैं बोलूं कि हम लोग उस पेन को समझ सकते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तरीके से ये बोलना आसान है कि हम लोग उस पेन को समझ सकते हैं, कि हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं, पर नहीं समझ सकते जब तक कि आप लोग उस फेज से होकर न गुजरो। उस फेज से होकर गुजरोगे तभी उस पेन को समझ पाओगे। तो एक मेल तो मुझे नहीं लगता है कभी भी एक महिला का दर्द, ये वाला दर्द कभी समझ पाएगा। हाँ, एक महिला जरूर समझ सकती है जिसने कभी बच्चे को जन्म दिया होगा। तो इसलिए कई बार ये बोला जाता है अगर पॉलिसीज हम लोग को बनानी है, सोसाइटी में महिलाओं के वेलफेयर के लिए कुछ करना है, तो उसमें महिला का होना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो महिला की चीजें महिला ही समझ सकती हैं। यानी कि एक तरीके से हम लोग को कोई भी अगर पॉलिसी या प्रोग्राम अगर लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, हम लोग को यंग गर्ल के लिए बनानी है, तो उसमें उनके सेक्शन के भी पर्सन यहां पर होने चाहिए। इसके बारे में कई बार आवाज उठाई जाती है। इसीलिए हमारी कंट्री में 33% रिजर्वेशन की बात की जाती है काफी लंबे समय से, कि महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन कम से कम पार्लियामेंट में होना चाहिए। क्योंकि कोई भी पॉलिसी अगर बनाई जा रही है तो वहां पर हमारे जैसे लोग बैठे रहते हैं, मेल वहां पर बना देते हैं पॉलिसी, पर लेकिन औरतों के लिए वहां पर एक तरीके से औरत होनी चाहिए जो कि उसको ढंग से डिबेट और डिस्कशन में ला सके, ओके। इसीलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली में भी आप लोगों को बेसिकली जो लड़कियां देखने को मिलती थी, ठीक है, औरतें देखने को मिली। अगर अवेयरनेस के बारे में बात करें तो अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की जाती है इसके बारे में कि हाँ ऐसा भी कुछ चीजें देखने को मिलती हैं और एक तरीके से उनको हम लोग को इस घड़ी में कम से कम सपोर्ट करना चाहिए। तो ये बेसिक यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये थे 3 इंपॉर्टेंट डे जिसके बारे में आप लोगों से बात की, तो हल्का सा आइडिया रखेगा। पहले हम लोगों ने इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन जाना, दूसरा हम लोगों ने वर्ल्ड स्टूडेंट डे जाना, और तीसरा हम लोगों ने यहाँ पर ये बेसिकली प्रेगनेंसी एंड इन्फेंट लॉस रिमेम्बरेंस डे के बारे में बात की। एक छोटी सी चीज आप लोगों को बता दो, कई बार आप लोगों को कंफ्यूजन देखने को मिलता है। एक बोलते हैं न्यू बोर्न, ठीक है, कि ये बच्चा जो है ये न्यू बोर्न बेबी है, ठीक है। तो न्यू बोर्न का मतलब क्या होता है? न्यू बोर्न का मतलब होता है कि विद इन 2 मंथ, जब 2 मंथ तक का आप लोग एक टाइम ड्यूरेशन रखेंगे तो उसको न्यू बोर्न बोलेंगे। जो शब्द यूज किया गया यहाँ पर इन्फेंट, ये इन्फेंट का मतलब क्या होता है? इन्फेंट का मतलब होता है कि विद इन 1 ईयर, यानी कि जो बच्चा है वो लगभग 1 ईयर के अंदर का हो चुका है, तो उसको 1 साल के अंदर अंदर एक बेसिकली उसको जो 1 ईयर का था उसको इन्फेंट बोलेंगे, ठीक है। इन्फेंट कैन बी कंसिडर चिल्ड्रन एनीवेयर फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर, अगर 1 साल तक के यानी कि इन्फेंट के अंदर ही आप लोगों को न्यू बोर्न भी आ जाएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पर आप लोग इसको बेबी बोल देते हैं ना, बेबी, ठीक है। तो जो बेबी होता है यहाँ पर, ये बेबी रेफर किया जाता है नॉर्मली जो बच्चा होता है लगभग 4 साल तक का, ठीक है। तो ये बेबी वो नहीं कर रहे, बेबी सोना वाली बात नहीं कर रहा हूँ, जो लड़के लड़कियों वाला बेबी होता है वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये बेबी बेसिकली बात की जा रही है जो छोटे बच्चे होते हैं उनके बारे में। ये वैसे जब वो एक तरीके से इंसान का दौर चलता है उनको भी ऐसा लगता है कि हम लोग बच्चे बन चुके हैं, ठीक है, वो एक अलग बात है। देखिए चीजों को सबको एंजॉय करो, अगर कभी आप लोग रिलेशनशिप में जाते हो उनको एंजॉय करो, नो डाउट, पर लेकिन उन चीजों को इस तरीके से आप लोग लेकर कभी मत चलो कि वो आप लोगों के करियर पर, आप लोगों की लाइफ पर इस तरीके से इंपैक्ट डाले कि आप लोग को रिग्रेसिव जोन में लेकर चला जाए। अगर किसी भी रिलेशनशिप में आप लोग हैं और उस रिलेशनशिप की वजह से आप लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो इसका मतलब वो रिलेशनशिप सही है, पर लेकिन अगर उसकी वजह से आप लोगों की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है, आप लोग एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है,
आप लोग अपनी हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं, आप लोग की हेल्थ अच्छी नहीं हो रही है, आप लोग अपनी लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव काम करना चाहते हैं, वो अच्छा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो रिलेशनशिप टॉक्सिक रिलेशनशिप हो चुकी है, उसको आप लोगों को छोड़ देना चाहिए। थोड़ा दुख होगा, दर्द होगा, पर लेकिन उससे बाहर निकल जाना चाहिए। पर लेकिन अगर सारी चीजें प्रोडक्टिव हो रही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप लोग उस रिलेशनशिप को मेंटेन रख सकते हैं। थोड़ी बहुत नोक-झोंक तो सब जगह चलती रहती है, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्राइटेरिया है, आप लोग खुद भी अपनी रिलेशनशिप को चेक कर सकते हैं कि हाँ वो प्रोडक्टिव है या फिर अनप्रोडक्टिव है। अगर अनप्रोडक्टिव है तो दुख होगा थोड़ा, पर लेकिन उससे निकल जाए जितनी जल्दी हो सके, वरना दिक्कतें आप लोग ऐसी देखने को मिलेगी कि वो नहीं, फिर पछतावे क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। तो पछता भी लीजिएगा, फिर होने वाला कुछ है नहीं, तो अभी टाइम है, तो टाइम रहते हुए चीजों को सुधार लेना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से कि रुका हुआ पानी भी सड़ जाता है। तो कभी भी इन चीजों के बारे में थोड़ा सा आप लोग सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीजें होती हैं लाइफ में, कई बार खासकर यंग एज में ये काफी बड़ा इंपैक्ट डाल के जाती है इंसान की लाइफ में, और हर एक पर्सन कभी ना कभी इन चीजों से होकर जरूर गुजरता है, ठीक है। आइए बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कई बार क्वेश्चन आप लोग के बन जाते हैं। जैसे हमारी कंट्री में इसरो है, इसको बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे आप लोग को देखने को मिलेगी यूएसए के अंदर, उसको बोलते हैं नासा। नासा का मतलब क्या है यहाँ पर, ये नशा नहीं है, नासा, ठीक है। एक बच्चा बोला सर ये नशा क्या है जैसे नया नया कोई पढ़ना स्टार्ट करता है ना, देखो बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है, समझ में नहीं आती है। मुझे आज भी याद है, मेरा एक फ्रेंड था, उसको बेसिकली मतलब कि मतलब सुन भी रहा होगा तो ये कहेगा मजाक उड़ाता रहता है मेरा मतलब छोटी छोटी चीजें भी नहीं पता होती है, ओके। तो कंडीशन क्या हो जाती है कि ऐसा लगता है कि यार इसको ये भी नहीं पता है, पर लेकिन रियलिटी में सोचकर चलिए, जब आप लोगों ने फर्स्ट टाइम जनरल स्टडी सुनना स्टार्ट किया था, आप लोगों को भी वो चीजें नहीं पता थी, ठीक है। तो इसलिए कभी भी किसी को कोई चीजें नहीं पता है तो उसको मजाक ही नहीं उड़ाना, ठीक है। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको आप लोग नासा बोलते हैं, उसके द्वारा लूसी आप लोगों ने मूवी देखी है, अगर नहीं देखी है तो एक लूसी नाम की मूवी भी है, ठीक है। वहां पर माइंड की पावर दिखाई गई कि माइंड की कैपेसिटी क्या होती है, तो यहां पर इसका नाम रखा गया बेसिकली, और यहां पर एक्सप्लोर करेगा जो जुपिटर का ट्रोजन एस्ट्रॉयड है। पहले आप लोग जुपिटर को समझिए, जुपिटर है कहां पर, ठीक है। जैसे आप लोगों को देखने को मिलेगा ये हमारे सूरज चाचा, ठीक है, और यहाँ पर आसपास में पृथ्वी के आप लोगों को चंदा मामा देखने को मिलेंगे। तो सूरज चाचा चंदा मामा तो आप लोग जानते हैं कहां पर है। बाकी सबसे पहले मरकरी आता है, ठीक है, यहां से अगर आप लोग चलेंगे सूरज की साइड से। दूसरे नंबर पर आप लोग को देखने को मिलेगा वीनस, और तीसरे नंबर पर आप लोग को अपनी पृथ्वी देखने को मिलती है। हमारी पृथ्वी जो है वो सूरज से इतनी बेस्ट डिस्टेंस पर है, इतनी अच्छी डिस्टेंस पर है, ना तो यहाँ ज्यादा गर्मी और ना ही ज्यादा सर्दी आप लोग को देखने को मिलेगी, यानी कि इंसानों के रहने लायक माहौल पृथ्वी पर आप लोग को देखने को मिलता है। फिर आगे थोड़ा जाएंगे तो मार्स देखने को मिलेगा आप लोग को, और मार्स और जुपिटर के बीच में एक पर्टिकुलर बेल्ट है, जिसके बारे में याद रखिएगा, इसको एस्ट्रॉयड बेल्ट के नाम से बोला जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है तो ये मार्स और जुपिटर के बीच में देखने को मिलेगा। और जैसे ही आप लोग एस्ट्रॉयड बेल्ट के इधर जाएंगे, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये सारे जो भी प्लैनेट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये गैसेस प्लैनेट है, यानी कि ये गैस के फॉर्म में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो गैस का एक गोले की तरीके से आप लोग इनको बोल सकते हैं, इसीलिए इनका नाम भी आप लोगों ने देखा होगा, कई बार इनके नाम अलग से पूछ लिया जाता है कि इसको क्या बोलते हैं। तो इनको गैसियस जायंट प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, यानी कि गैसियस जायंट प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, या फिर इनको JOVIAN, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखते हैं, JOVIAN, ठीक है। तो जोवियन के नाम से भी आप लोग इनको जानते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसी का नाम है बेसिकली ये। इन 4 प्लैनेट के बारे में ये बातें याद रखेगा। और इसके बाद में जब जाएंगे एक्सो प्लैनेट हो जाता है, यहां पर कुपर बेल्ट आप लोग को देखने को मिलेगी, QUIPER, तो क्यूपर बेल्ट यहां पर स्टार्ट हो जाती है। तो ये है बेसिकली जुपिटर, जिसके बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसके लिए मिशन की यहां पर बात की जा रही है। तो सोलर पावर्ड मिशन ये रहेगा, क्योंकि यहां पर ऐसा तो है नहीं कि यहां पर आप लोग कोई ईंधन भेजोगे और ये इतने लंबे समय तक चलेगा। तो 12 साल तक ये मिशन चलने वाला है, और इसके ऊपर यूपीएससी के द्वारा एक क्वेश्चन भी पूछा गया था। एक पर्टिकुलर मिशन था जिसका नाम था क्यूरियोसिटी। आप लोगों ने अगर प्रीलिम्स के पेपर देखे होंगे तो उसमें भी यही पूछा गया था, क्यूरियोसिटी वहां पर कैसे काम करने वाला है, उसकी बेसिकली किस तरीके से उसको पावर मिलने वाली है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा फोकस देकर बता रहा हूं। तो 12 साल तक यहां पर ये टिकने वाला है बेसिकली, जो भी यहां पर ये मिशन रहेगा, और ये विजिट करेगा जो एस्ट्रॉयड है, कवर कर रहे हैं डिस्टेंस लगभग 6.3 मिलियन किलोमीटर एक तरीके से, और यहां पर अंडरस्टैंडिंग करेगा जो भी यंग सोलर सिस्टम है उसके बारे में। और लूसी जो यहां पर ये नाम दिया गया है, ये 3.2 मिलियन ईयर जो ओल्ड जो एंसेस्टर है हमारे, जहां से बेसिकली माना जाता है कि हम लोग निकल कर आए, उनको बेसिकली यहां पर होमिनिन्स बेसिकली उनको बोला जाता था, HOMININS, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब क्या होता है, ह्यूमन और एंसेस्टर, ठीक है। तो यानी कि इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड देयर एंसेस्टर, यानी कि उनके पूर्वज। तो यहां से इसको निकाल कर लाया गया। ये जो मिशन लॉन्च किया जाना है, इसके लिए एटलस 5401 रॉकेट यहां पर यूज किया जाएगा। जैसे हमारी कंट्री में अगर कोई मिशन लॉन्च किया जाता है तो हमारे लिए एक तो PSLV है, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग पावरफुल SLV फैमिली बोल सकते हैं वैसे ठीक है। एक है GSLV, ठीक है, GSLV, और यहां पर ये होगा ग्रेट SLV फैमिली, ओके। तो इनसे आप लोग याद रख लेना। तो इसको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, ठीक है।
तो इस तरीके से यहाँ पर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो यहाँ पर जियो सिंक्रोनस जो लॉन्च व्हीकल आप लोग यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो ये दो व्हीकल है हमारे पास में, लॉन्च के साथ में सैटेलाइट भी है, ठीक है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, कभी बोलो कि यहाँ पर सैटेलाइट गायब हो गया, ठीक है, क्योंकि सैटेलाइट को तो लॉन्च किया जाएगा, इसलिए इसको जीएसएलवी बेसिकली यहाँ पर बोलते हैं, और बाहुबली भी इसी का नाम दिया गया था इस जो व्हीकल का मैंने आप लोगों को नाम बताया। स्पेस क्राफ्ट जो है ये एनकाउंटर करेगा यहाँ पर जो एस्ट्रॉइड है, एस्ट्रॉइड मैंने बताया ना अभी किस किस के बीच में होता है, कंफ्यूजन मत रखना, यहाँ पर ये मार्स और जुपिटर के बीच में आप लोग एस्ट्रॉइड बेल्ट देखने को मिलेगी। तो इसके लिए बेसिकली यहाँ पर ये इसको जाकर इसके बारे में एनालिसिस करेगा, ठीक है, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में आप लोग को देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो एस्ट्रॉइड है जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, डोनाल्ड जॉनसन, ठीक है, तो डोनाल्ड जॉनसन है यहाँ पर इसका नाम। तो यहाँ पर बेसिकली ये इसका नाम कहां से निकल कर आया, ऐसे नाम कैसे रख देते हैं अगर कोई आप लोगों से पूछे। एक पर्टिकुलर पर्सन था जो कि एक पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट था। पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है, इसको जीवाश्म विज्ञानी आप लोग बोलते हैं, ठीक है, तो जिनके द्वारा डिस्कवर किया गया था यहाँ पर जो लूसी, जो यहाँ पर मैंने बोला ना अभी यहाँ पर ये ह्यूमनिंग जो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलता था, होमिनिंग्स, ठीक है, तो यहाँ पर इसके फोसिल मिले थे, बेसिकली इनके अवशेष मिले थे, जिसकी स्टडी इनके द्वारा की गई थी, इनके द्वारा खोजा गया था, तो उन्हीं के नाम पर यहाँ पर इसका नाम भी यहाँ पर दे दिया गया है। तो कई सारी चीजें जो है वो आपस में कनेक्ट होगी, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूरा डिटेल में आप लोगों को इसलिए बता दिया क्योंकि क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। एक और छोटी सी न्यूज इसके साथ में बताता हूँ। रिसेंटली अभी जो मैंने अभी आप लोगों को बताया ना, इसके लिए जो रिसेंटली मिशन अभी छोड़ा गया है उसका नाम याद रखिए, उसका नाम है जूनो, ठीक है, JUNO। तो जूनो को लॉन्च किया गया था 2011 में और यहां पर ये पहुंचा था 2016 में, तो जूनो 2016 में पहुंचा था, ठीक है। अब तक जुपिटर पर टोटल 9 हम लोग स्पेस क्राफ्ट भेज चुके हैं, ठीक है, अलग अलग कंट्री के द्वारा 9 यहां पर स्पेस क्राफ्ट अब तक भेजे जा चुके हैं। और जुपिटर जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो जुपिटर जो है अगर ये सारे आखिर स्पेस क्राफ्ट क्यों भेजते हैं, देखिए इससे पता लगा जा सकता है यहाँ पर इंसान रहते हैं या फिर नहीं रहते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से। और काफी साइज में काफी बड़ा है ये, यहाँ पर डबल साइज में देखने को मिलेगा जो हमारे नॉर्मल प्लैनेट आप लोग देख सकते हैं, तो इसकी वजह से ये काफी बड़ा भी है और ये गैसियस प्लैनेट है, यहाँ पर ये, ठीक है। आगे चलते हैं। ऐसी भी न्यूज जो है आप लोग के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है और कई डायमेंशन में पूछी जाती है। बात की जा रही है इंडोनेशिया के बारे में, इंडोनेशिया के द्वारा अभी यहाँ पर बात की जा रही है ये जावियन गिबन के बारे में। जावियन गिबन को यहाँ पर बेसिकली इसको यहाँ पर हाइलोबेट्स के नाम से भी आप लोग जानते हैं, हाइलोबेट्स मुलूज, ठीक है, तो ये इसका नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये इंडेंजर्ड है क्लाइमेट चेंज, जो ह्यूमन एनक्रोचमेंट काफी ज्यादा इसका देखने को मिलता है। इसकी मीट खाई जाती है और पेट इनके पालतू ट्रेड भी इसका कहते हैं, इनके पालतू जानवर जैसे बेचते हैं उस तरीके से भी देखने को मिलता है। ये पिक्चर में आप लोगों को यहाँ पर ये जानवर देखने को मिल रहे हैं। तो जावियन जो गिब्बन है ये वाइल्ड पॉपुलेशन अगर इसके बारे में आप लोग बात करिए तो ये जावियन इनके इंडोनेशिया के अंदर जो जावा आइलैंड है वहां पर नॉर्मली आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर एग्जैक्ट लोकेशन देखना चाहते हैं तो आप लोग अगर अपनी कंट्री के कंपेयर में इसको देखेंगे तो ये अपनी प्यारी कंट्री होगी, यहाँ पर अपनी प्यारी कंट्री यहाँ पर, तो यहाँ से थोड़ा सा आएंगे तो इंडोनेशिया हो गया, ठीक है। तो इंडोनेशिया को थोड़ा सा आप लोग जूम करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर ये बेसिकली जावा आइलैंड देखने को मिलेगा। तो ये जावा है, जैसे ईस्ट जावा हो गया यहाँ पर, तो जावा के अंदर इनकी कैपिटल भी है जिसका नाम है जकार्ता, और जावा के ऊपर जो सी है उसका नाम भी जावा सी के नाम से इसका नाम से जावा सी रखा गया है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर यहाँ पर जावा आइलैंड हो गया और जकार्ता इसकी कैपिटल होगी। तो याद रखिएगा इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो भी आप लोगों को जावा आइलैंड के अंदर ही देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जो जानवर है यहाँ पर मेनली पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप लोगों को और कंट्री में देखने को मिलेगा, इट इज नॉट फाउंड इन इंडिया, ठीक है, इंडिया के अंदर नहीं पाया जाता है, पर फिर भी ये वाला जानवर पर, लेकिन इसकी एक जाति है जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, जिसको बोलते हैं होलुक गिब्बन, ठीक है। तो होलुक गिब्बन हमारी कंट्री में ओनली गिब्बन है जो कि हमारी कंट्री में पाया जाता है, ठीक है। तो गिबोन आप लोग बोल सकते हैं जो हमारी कंट्री में पाया जाता है उसका नाम है होलुक गिबोन ओनली, ठीक है। ये जो यहाँ पर है ये वाला नहीं पाया जाता है। सिल्वर जो गिब्बन है यहाँ पर, जिसको जावियन गिब्बन के नाम से भी आप लोग जानते हैं, ये नॉर्मली ये माना जाता है कि ये फाउंड पाया जाता है एक ग्रुप में ओनली, यानी कि यूजुअली पेयर में आप लोग को देखने को मिलते हैं। और अभी फिलहाल 4000 के करीब जावियन गिब्बन जो है वो बचे हैं। तो डिक्लेयर किया गया था इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड 2004 में, पर लेकिन फिर यहाँ पर कुछ रिकवर हुई तो फिर इंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाल दिया, पर लेकिन फिर से पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो इसलिए ये काफी ज्यादा न्यूज में आ जाता है कई बार, ठीक है। तो अगर हमारी कंट्री वाली और कुछ नहीं तो आप लोगों से अपनी कंट्री की जाति इसकी पूछ लेंगे, प्रजाति, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगी तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा, ओके। पॉल्यूशन जो है यार आज की डेट में बहुत बड़ा मुद्दा है और सारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके साथ में जूझ रही है, तो इसलिए अलग अलग स्टेप पॉल्यूशन के लिए उठाए जाते हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पर ये न्यूज है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है इसके द्वारा बेसिकली मेजर लिए जा रहे हैं कि कैसे जो खासकर वेरी पुअर और इसी के साथ में सीवियर कैटेगरी में पॉल्यूशन पूछ जाता है तो उसको कैसे टैकल करना है। तो ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के बारे में बात की जा रही है, जिसके चलते चीजों को सुधारने की बात की जाती है। तो 48 आवर जो यहाँ पर अगर पॉल्यूशन देखने को मिले तो काफी बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है। ये
खासकर उस एरिया में अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, उस एरिया में कोई बच्चा है, उस एरिया में कोई ओल्ड पर्सन है, उस एरिया में कोई बीमार पर्सन है, तो इनकी लाइफ पर काफी इंपैक्ट डालेगा। इवन जो ठीक ठाक हष्टपुष्ट इंसान है उसको भी बीमार करता हुआ नजर आएगा। तो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 2016 में। उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेसिकली बोला गया था कि नेशनल कैपिटल वाला जो रीजन है, यानी कि हमारे दिल्ली का आसपास वाला जो रीजन है, जिसमें 3 राज्य के आप लोगों को एरिया देखने को मिलते हैं, एक है हरियाणा, दूसरा है उत्तर प्रदेश और तीसरा है राजस्थान, ठीक है, जो NCR की कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें यहां पर जो डिफरेंट एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर या सीवियर कैटेगरी में निकलकर सामने आता है। ए न्यू कैटेगरी जो है यहां पर अभी इसमें ऐड की गई है सीवियर प्लस और इमरजेंसी वाली, यानी कि अब तो यार सुधर जाओ वरना अब दिक्कत हो जाएगी। तो वो वाली कैटेगरी भी ऐड की गई है इसके अलावा इसके अंदर, जिसके चलते इसको अपडेट किया गया अभी यहां पर। तो हमारी कंट्री में जो प्लान है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का 2017 से, वो यहां पर चीजों को इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाह रही है ताकि एयर क्वालिटी जो कि डिटेरियोरेटेड काफी ज्यादा होती है उसको संभाला जा सके। तो नॉर्मली मॉडरेट देखने को मिलती थी, वेरी पुअर, सीवियर, ये इमरजेंसी वाली कंडीशन यहां पर ला दी गई है। तो सीवियर प्लस और यहां पर ये अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा इमरजेंसी, तो ये भी ऐड की जा रही है, यानी कि सीवियर प्लस और इमरजेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इससे फायदा क्या होगा, जैसे मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर ये सारी तो थी, अब यहां पर अगर इमरजेंसी वाली कंडीशन अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो उसके ऊपर तुरंत स्टेप उठाने वाली बात होगी, यानी कि जल्दी से सुधारो यार, अब वरना दिक्कतें होने वाली हैं। तो वो वाला फंडा बेसिकली यहां पर देखा जा रहा है, ठीक है। अगर बात करें हमारी कंट्री में ऐसा है कि काम भी काफी ज्यादा किया जा रहा है, और खासकर अगर दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है तो ये मानता है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ये काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो पार्टिकुलेट मैटर जो है, जो खासकर पार्टिकुलेट मैटर 10 और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 ये काफी लार्ज स्केल पर जब यहां पर देखने को मिलते हैं तो इसकी वजह से काफी दिक्कतें देखने को मिलती है। इतने माइन्यूट पार्टिकल होते हैं तो सांस के साथ में आप लोगों की बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे, ठीक है। इवन ये भी कई सारी स्टडी की गई है कि अगर पोल्यूशन काफी ज्यादा लेवल पर हो जाता है, जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक भी इंसान की चेंज करता हुआ ये नजर आता है, ठीक है। ऐसी चीजें बोलेगी एक बार तो, ठीक है। इसी के साथ में ये तो सेम बात यहां पर वही बोली गई थी, अगर कोई इंसान रेगुलर बहुत ज्यादा पियक्कड़ हो चुका है, बहुत ज्यादा शराब पीता है, तो उसके अंदर भी आप लोगों को जेनेटिक चीजें जो है वो चेंज होती नजर आएंगी। तो ये यहां तक इस तरीके की स्टडी की जा चुकी है। तो इसलिए बोलते हैं यार कोई भी काम आप लोग कर रहे हैं ना, वो लिमिट में करना है। जो भी चीजें लिमिट से बाहर हो जाती हैं वो फिर दिक्कतें करती हैं। तो ये काफी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं, अगर लिमिट में रहेंगी तो सारी चीजें सही रहेंगी, वरना दिक्कतें फिर आप लोग को देखने को मिलने लगती हैं। आगे यहां पर बात करते हैं, ये भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ आप लोग इसको कनेक्ट कर देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की साइड से यहां पर गैलीलियो और इसी के साथ में इसको आप लोग गुडची, ठीक है, GUDUCHI, तो गुडची के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये बोला गया है कि ये अभी सेफ है यूज करने में, वरना इसके ऊपर कई सारे आरोप लगाए जा रहे थे कि ये सेफ नहीं है, ठीक है। इसको अगर बात करो तिनोसोप्रा के नाम से भी जाना जाता है, तिनोसोप्रा क्रिस्पा, ठीक है। तो यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिल, जो कि दूसरा, सॉरी एक मिनट सुनिएगा फिर से, ये तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके जैसे सिमिलर अगर है उसको तिनोसोप्रा क्रिस्पा के नाम से जानते हैं, जो कि हार्मफुल है, यानी कि ये वाला यूज किया जा सकता है, पर तिनोसोप्रा क्रिस्पा है उसको यूज नहीं किया जा सकता, जो कि देखने में सिमिलर इसके जैसा लगता है, ठीक है। हालांकि अगर बात करें मेडिसिनल प्लांट है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड साउथ एशिया में आप लोग को देखने को मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में। अगर बात करें गैलीलियो जो है इसको तिनोसोप्रा कोडिफोलिक के नाम से आप लोग इसको बोलते हैं, ठीक है, जो कि ये आप लोगों को देखने को मिलता है। आयुर्वेदिक इसके अंदर मेडिसिनल कई सारी क्वालिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि कई सारे जो इश्यूज हैं, फीवर, इन्फेक्शन, डायरिया, डायबिटीज, ये कई सारी बीमारी ठीक करता हुआ नजर आता है, ठीक है। अगर बात की जाए यहां पर बेसिकली गुडची या फिर यहां पर गुडचीज गुडची हिपाटो, ये प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी आप लोगों को देखने को मिलेगी, इनकी काफी इंपॉर्टेंट है। थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और रेगुलर यहां पर ये कई सारी जगह यूज भी किए जाते हैं, ठीक है। तो ये मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं बेसिकली, और कई बार कई सारी कंट्री तो इनकी रिक्वायरमेंट भी एक तरीके से इनके ऊपर बात करती है कि हमको ये दो, ठीक है। तो इंडिया के चलते यहां पर ये कई सारी चीजें हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हुए नजर आते हैं, ओके। ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज लगी मुझे, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा आप लोगों से। बात की जा रही है किसके बारे में, ये बात की जा रही है सैंडलवुड के बारे में। सैंडलवुड को नॉर्मली आप लोग चंदन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारी कंट्री में जो सैंडलवुड है वो काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है ऑल ओवर वर्ल्ड में। ये माना जाता है कि अगर बात करें 85% कंट्रीब्यूशन सैंडलवुड का आप लोगों को इंडिया के अंदर से देखने को मिलता है, और यहां पर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो वर्ल्ड में किया जाता है वो किया जाता है इंडिया और यहां पर ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। सैंडलवुड के बारे में बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो मार्केट कहां पर है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि USA, इसी के साथ में चाइना आप लोगों को देखने को मिलेगा, नेक्स्ट जापान देखने को मिलेगा, इसी के साथ में यहां पर कई सारी इंडियन मार्केट भी आप लोग काफी बड़ी खपत इनकी करती है। हमारी कंट्री में कल्चर के पॉइंट ऑफ से भी काफी ज्यादा है, आप लोगों ने इनके बारे में देखा भी होगा।
नॉर्मली कल्चर के पॉइंट ऑफ से ये चीजें आप लोग काफी ज्यादा देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग ये कम से कम आइडिया रख सकते हैं। अभी जो बात की जा रही है यहाँ पर, ये बात की जा रही है कि फिलहाल हमारी कंट्री में आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं कि 75वीं सालगिरह आजादी की सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उसके चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा इनोग्रेट किया गया यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके चलते इंडियन सैंडलवुड जो है, इनके चंदन जो है उसका फार्मिंग और मैनेजमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि उसको उगाया जाएगा, ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। तो गवर्नमेंट का जो एम है वो है बेसिकली एक तरीके से स्टेबलाइज किया जा सके सैंडलवुड जो कि चंदन है यहाँ पर, ये ठीक है, सैंडलवुड टेक्नोलॉजी, इसी के साथ में इनोवेशन सेंटर आप लोगों को देखने को मिले। इसी के साथ में यहाँ पर हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस किया जाए नए मेथड की कैसे इसको कल्टीवेट करना है, खासकर यंग एंटरप्रेन्योर इसमें अगर काम करें। देखिए हर एक चीज को आज के डेट में ना बिजनेस के तरीके से देखा जाता है। अगर कुछ भी कर रहे हैं तो उसको बिजनेस के तरीके से देखेंगे तो जो उगाने वाला है उसको भी फायदा होगा और जिसको बेचा जाएगा उसको भी फायदा होगा, वरना ये सारी चीजें अगर बाहर से खरीद के लाएंगे तो हम लोग को नुकसान होगा। तो इसलिए अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ से अगर किसानों को भी एक बिजनेसमैन की तरीके से हम लोग देखने लगे तो इससे किसानों का भी फायदा होगा, पर लेकिन बिजनेसमैन बिचौलिया बन जाते हैं, ना कि किसान बनते हैं। यहां पर ये सबसे बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है। तो फार्मर यंग एंटरप्रेन्योर है, उनको फायदा होगा। हमारी कंट्री में अगर बात करें आप लोग यहां पर इसके बारे में याद रखिएगा, इसको बोलते हैं बेसिकली सैंडलूम, ठीक है, सैंडलूम एल्बम, ये हमारी कंट्री का चंदन है, ठीक है, SANTALUM, ठीक है। तो सैंडलूम एल्बम अगर कोई आप लोगों से पूछे तो ये हमारी कंट्री का जो चंदन है इंडियन सैंडलवुड का नाम है, जो कि काफी लार्ज स्केल पर यहां पर आप लोग को देखने को मिलता है। और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट कैसे होते हैं, वो नहीं थे जैसे सर्दियां आती हैं तो पत्ते गिरा देते हैं, और फिर जैसे कि गर्मियां आई और बारिश का मौसम आया तो पत्ते उगने स्टार्ट हो जाते हैं, तो पतझड़ वाला जो मौसम होता है तो ये ड्राई डेसिडियस कैटेगरी में आते हैं। तो चंदन भी कैटेगरी में, और ये चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपीन यहां पर नॉर्मली नेटिव स्पीसीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर बात करें यहां पर ट्रॉपिकल जो ट्री है ये 20 मीटर की हाइट तक आप लोगों को देखने को मिलता है। रेड वुड के बारे में अगर बात करें यहां पर, ये बेसिकली वैरायटी है, डार्क कलर में भी आप लोगों को यहां पर चीज देखने को मिलेगी, और इसी के साथ में रेडिश या फिर डार्क ग्रे कलर में भी आप लोगों को देखने को मिलती है, यानी अलग अलग कलर का चंदन की जो बेसिकली लकड़ी देखने को मिलती है। IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की बात करें तो वनरेबल की कैटेगरी में आती है, यानी कि ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है, ये हर जगह आप लोग को देखने को मिल जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको वनरेबल की कैटेगरी में रखा गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें और आप लोग को एक्स्ट्रा बता देता हूं, इनको नोट डाउन आप लोग कर लेना। चंदन के बारे में अगर बात करें सबसे ज्यादा हमारी कंट्री में किस राज्य में उगाई जाती है, मिलती है बेसिकली, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, क्योंकि दोनों एक ही पार्ट थे, पहले अलग हो गए 2014 में, तो एक अलग बात है, तो यहां पर देखने को मिलेगी। इसी के साथ में बिहार के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगी, गुजरात के अंदर, कर्नाटक के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर और तमिलनाडु के अंदर। तो ये वो राज्य है जहां पर चंदन उगाया जाता है। और वर्ल्ड में मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडिया और जो ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे ज्यादा चंदन उगाते हैं, और इसी के साथ में यहां पर जो सबसे बड़ी मार्केट है वो USA, चाइना और जापान में आप लोगों को देखने को मिलेगी चंदन की बेसिकली मार्केट, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन इसको लेकर होना चाहिए। डिटेल में मैंने चारों तरफ की बातें आप लोगों को इससे रिलेटेड बता दी, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में न्यूज। आइए अब आगे चलते हैं। इंटरनेशनल न्यूज है, पर लेकिन अगर थोड़े लंबे समय से आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हैं तो ये न्यूज मैं आप लोगों को पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, पर उस टाइम पर डिफरेंट एंगल था, अब फिलहाल ये अलग रीजन की वजह से न्यूज में है। एक बात करेंगे हम लोग यहां पर ग्लोबल मिनिमम टैक्स के बारे में। ग्लोबल मिनिमम टैक्स का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई कंपनी जो है हमारी कंट्री में काम कर रही है, ठीक है, इंडिया के अंदर कोई कंपनी है और हमारी कंट्री में अगर बात करें, मान लीजिए जो मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स होता है, वो कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, जैसे हमारा इनकम टैक्स होता है ना, जैसे कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन क्या करते हैं वो अपना इनकम टैक्स पे करते हैं, इसी तरीके से जो कंपनी है ना वो कंपनी अपना कॉर्पोरेट टैक्स पे करती है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट टैक्स हो गया एक तरीके से कंपनी का इनकम टैक्स, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो इसी के बारे में बात की जा रही है। तो हमारी जो ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर बात करें, अगर कोई कंपनी है, तो अगर बात करें कोई ऐसी MNC है आज के डेट में हमारे देश में काम कर रही है, तो हमारे देश में मिनिमम ऑल्टरनेटिव जो मिनिमम जो यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स है वो मान लीजिए 20% लग रहा है, ठीक है। अगर वो कंपनी जो है वो सिंगापुर में चले जाए, पता चला वहां पर 2% लग रहा है, तो यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो 1 लाख रुपए कमाता है हमारे देश के अंदर में, 1 लाख में से उसने क्या किया, 20,000 रुपए तो उसने गवर्नमेंट को टैक्स ही दे दिया। पर लेकिन अगर वही पर्टिकुलर जो कंपनी है वो यहां पर है सिंगापुर के अंदर, उसको 1 लाख रुपए कमाने पर ओनली 2,000 रुपए का टैक्स देना है, तो यहां पर इंसान जो है सोचेगा यार क्यों ना 18,000 रुपए बचा लिए जाए। तो इसलिए मैक्सिमम कंपनी जो है वो अपना बेस जो है ऐसी कंट्री में रखती है जहां पर जहां पर फिर से मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स आ रहा है याद है जहां पर कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो मिनिमम होता है। तो इसकी वजह से कई सारी कंट्री हैं वो दिक्कतें फेस करती हैं, उनके यहां पर जो कंपनी है वो दूसरी कंट्री में भाग जाती है, और ये कई सारी कंट्री भी इस तरीके से यहां पर अपने टैक्स को लोअर करके रखती है ताकि उनके वहां पर इन्वेस्टमेंट आए। तो इसको ऐसा करने के लिए ताकि ये दिक्कतें न देखने को मिले, तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया
कि आज की डेट में एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स होना चाहिए कि इससे नीचे कोई नहीं जाएगा, उसको 15% रख देना चाहिए, यानी कि 15% तो मिनिमम टैक्स लगेगा ही लगेगा, अब आप लोग कहीं पर ही रह लो। तो यहां पर 136 कंट्रीज को लेकर एग्री हो गई है और इंडिया भी उसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि होता क्या था, वहां पर जाकर बेसिकली कंपनी स्टार्ट कर देते थे अपना बिजनेस, जहां पर उनको कम या फिर बिल्कुल टैक्स देना नहीं पड़ता था। तो इसकी वजह से कई सारी कंट्री को बहुत ज्यादा नुकसान होता था। तो इसके चलते बात करेंगे तो यहाँ पर अभी फिलहाल जो है यहाँ पर दो कंट्री है, यहाँ पर अगर कंट्री है जो यहाँ पर वो टुगेदर अकाउंट करती है 90% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 90% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी आप लोग को देखने को मिलेगी। तो इसके चलते अगर आप लोग बात करें यहाँ पर, तो जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स है उसका एम ये है कि यहाँ पर मल्टीनेशनल जो एंटरप्राइज है जिनको एमएनई या फिर एमएनसी बोलते हैं आप लोग, ये यहाँ पर प्रॉफिट शिफ्टिंग के चक्कर में ना पड़े। प्रॉफिट शिफ्टिंग मतलब एक तरीके से किसी और कंट्री में एक छोटी सी कंपनी बना ले और बोलेगी वो वाली कंपनी हमारा पूरा प्रॉफिट कमा रही है, ये वाली कंपनी जो मेन कंपनी चल रही है ये इतना प्रॉफिट नहीं कमा रही है, यानी कि अपना प्रॉफिट शिफ्ट कर देते हैं उन देश में जहां पर टैक्स जो है वो काफी कम रहता है। तो इसकी वजह से उनका टैक्स देने से पीछे छूट जाता है। तो अगर हर एक देश में 15% मिनिमम टैक्स देना ही होगा तो ये फालतू के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और इस तरीके से जहां पर उनका बेस है वहीं पर ही रहेगा, ठीक है। तो इसको बात की जा रही है कि इसको लॉ को अभी पिक्चर में लाया जाएगा और इफेक्ट करने की बात की जा रही है 2023 से कि इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाए। तो इसकी वजह से यहां पर ये काफी ज्यादा न्यूज में आ गया, यानी कि इंप्लीमेंट करने की भी जल्दी ही बात की जा रही है। अभी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर यह है, अगर मिनिमम जो टैक्स है यहां पर इसका जो प्रोविजन है, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि ताकि कंट्री क्या करती है कि फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट करने के लिए कई बार क्या करती है कि इस तरीके से टैक्स को डिक्रीज कर देती है अपनी कंट्री में ताकि वहां पर इन्वेस्टमेंट हो। तो इसके चलते यहां पर अभी जो रिक्वायरमेंट पड़ गई है यहां पर ग्लोबल मिनिमम टैक्स के बारे में, तो स्टॉप करेगी फाइनेंशियल डिवीजन जो है टैक्स टू द हेवन, जो भी यहां पर हेवन कंट्रीज को जाता है, मोबिलाइज करेगी फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज होते हैं और ग्लोबल टैक्स रिफॉर्म भी आप लोगों को यहां पर करते हुए ये नजर आएंगे। तो ये मुद्दा है, पर लेकिन कई सारे चैलेंज भी हैं, जैसे कि यहां पर अगर हम लोगों ने बोल दिया कि यार ये सब कंट्री को इंप्लीमेंट करना है 2023 तक, अब यार कंट्री तो एक इंडिपेंडेंट देश हो गया ना वो कंप्लीटली, ठीक है। अब उसका खुद का डिसीजन होना चाहिए कि उसको क्या डिसीजन लेना है। कोई बाहर की कंट्री उसको बोल रही है, ग्रुप बोल रहा है कि तुमको ये करना है, तो इसकी सोवरेनिटी यानी कि इसकी संप्रभुता का हनन हो गया ना ये, तो ठीक है। तो ये वाली बात यहां पर बोली गई, इसमें टाइट टाइमलाइन रख दी है। अभी आप लोगों ने डिसाइड किया 2023 तक इंप्लीमेंट करने की बात करें, इतनी जल्दी तो आप लोगों ने क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर नहीं बात की। दिक्कत क्या हो रही है, बेसिकली जो अमीर कंट्री है ना उनको दिक्कत देखने को मिल रही है इससे, क्योंकि वो टैक्स लगाते हैं अच्छा खासा, उसकी वजह से वहां से कंपनी निकल कर वहां पर जाती है जहां पर टैक्स कम लगता है, तो उनको नुकसान हो रहा है। तो जब जब अमीरों को कोई नुकसान होगा तब वो चीज जल्दी इंप्लीमेंट होती नजर आएगी। कोरोना वायरस के लिए इतना ज्यादा लोग आगे निकल कर क्यों आए, क्योंकि ये अमीरों गरीबों में इसने डिफरेंस नहीं समझा, सबको एक तरीके से लपेट लिया। अगर ये गरीब मरते रहते ना, आप लोगों को देखने को मिलता है इसकी कभी दवाई भी नहीं बनती, ऐसे ही लोग मरते रहते और किसी को कोई काउंट भी नहीं करता, ठीक है। ये कंडीशन है। तो क्वेश्चन है कि इफेक्टिवनेस कितनी इसकी देखने को मिलेगी, कौन कंट्री ढंग से इसको इंप्लीमेंट कर रही है वो भी देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो OECD यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन यहां पर ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसके द्वारा यहां पर ये बेसिकली अभी बोला गया कि कम से कम 15% मिनिमम ये टैक्स होना चाहिए। तो अगर बात करें यहां पर इंटर गवर्नमेंटल जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है, तो ये यहां पर इसके बारे में थोड़ा बात करें तो 1961 में 1961 में इसको बनाया गया था। पेरिस फ्रांस के अंदर इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पर इंटरेस्टिंग चीज है कि इंडिया इज नॉट द मेंबर, ठीक है, इंडिया मेंबर नहीं है, पर हाँ एक इकोनॉमिक पार्टनर के तरीके से इंडिया काम करता है यहाँ पर। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन होगी इसके बारे में। तो इसके द्वारा यहां पर बोला गया कि ग्लोबल मिनिमम ऐसा ऑल्टरनेटिव टैक्स नाम का कोई एक प्रोविजन होना चाहिए। आप लोग ही क्या रहे इसके बारे में, अगर आप लोगों से मैं पूछूं ऐसा कुछ होना चाहिए, आप लोग इसको कैसे देखकर चलते हैं, आप लोग अपनी राय यहां पर बता सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की गई। तो याद रखिएगा मॉनेटरी पॉलिसी जो रिपोर्ट है यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है 1934 का, उसके बेस पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी और इसको टारगेट दिया गया कि 4 प्लस माइनस 2 का आप लोग को इन्फ्लेशन रखना है, तो ये कंट्रोल रखना है, ठीक है। तो उसी के चलते यहां पर ये अपनी पॉलिसी प्रस्तुत करती है। तो यहां पर जो 8th टाइम यहां पर इन द रो, उसके द्वारा जो अपना स्टैंड है वो यहां पर रिजर्व रखा गया, चेंज नहीं किया गया। रेपो रेट 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है वो 4.2.5% है, और बैंक जो रेट है वो 4.25% है, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके द्वारा जो रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जिसको आप लोग जीडीपी बेसिकली बोलते हैं, ये बोला गया कि 9.5 रहने वाली है, ठीक है। और इसी के साथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रिवाइज किया गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो 5.3, वो फ्रॉम 5.7 से, जो कि अगस्त के महीने में था। तो ये बेसिकली यहां पर देखा जाता है कि कितना यहां पर ये महंगाई वाला बेसिकली फंडा है, ठीक है। अगर बात करें तो गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर अभी द गवर्नमेंट हैज शट डाउन द गवर्नमेंट बॉन्ड एक्वाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है।
तो जिसके चलते यहां पर लिक्विडिटी को चेक किया जाता है। देखिए होता क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन चलाती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करती है, मान लीजिए गवर्नमेंट जो यहां पर बैंक क्या कर रहा है, अगर सिक्योरिटी बेच रहा है गवर्नमेंट की, ठीक है, तो क्या देखने को मिलेगा, मार्केट में सिक्योरिटी जा रही है और पैसा खींचा जा रहा है, ठीक है, तो यानी कि सिक्योरिटी मार्केट में जा रही है और पैसा जो है वो यहां पर आरबीआई के पास में आ रहा है। पर लेकिन अगर अपोजिट चलता है कि वो मार्केट में सिक्योरिटी जो है वो एक तरीके से मतलब मार्केट में से सिक्योरिटी वापस ले रहा है, ठीक है, तो मार्केट को पैसा दे रहा है। ये बिल्कुल ऐसे आप लोग समझिए, जैसे आज ये मान लीजिए आप लोग एप्पल खरीदने जा रहे हैं, तो एप्पल वाले को पैसा दे रहे हैं, तो एप्पल वाले के पास में लिक्विडिटी बढ़ रही है, और आप लोग आरबीआई हो गए, मान लीजिए आप लोगों के पास में एप्पल आ रहा है, पर लेकिन सोचो कि आप लोगों ने एप्पल जो है वो वापस दे दिए, ठीक है, तो अब क्या हुआ, पैसे आप लोगों के पास में आ गए, तो इसकी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी यानी कि मार्केट में पैसा रखना या मार्केट से पैसा निकालना, तो ये काफी बड़ा रोल प्ले करता है और रिजर्व बैंक के द्वारा यहां पर ये काम किया जाता है, ठीक है, तो इसके चलते ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, तो इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो इसके चलते यहां पर इंक्लूडिंग ओपन मार्केट जो ट्विस्ट और ओपन मार्केट जो रेगुलर ऑपरेशन की बात करें, तो यहां पर स्टैंड इसके द्वारा लिए जाते हैं जब कोई ऐसा स्टेप उठाना पड़ता है, और कोविड-19 के चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कई बार यहां पर ये स्टेप उठाए गए हैं। तो वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट की भी यहां पर बात की जा रही है, जिसके चलते यहां पर बात की गई कि 6 ट्रिलियन के करीब यहां पर इनहेंस किया जाएगा, ये बेसिकली 2021 तक का इंक्रीज किया जाएगा, ड्यूरेशन इसके 28 डेज जो कि नीडेड है। यहां पर आरबीआई जो है यहां पर चीजों को इस तरीके से देखिए लेकर चल रहा है, ये गवर्नमेंट के लिए फैसिलिटेटर का काम कर रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है कि गवर्नमेंट कुछ अचीव करना चाहती है तो वो अचीव करे, उसकी राह में रोड़ा ना बनने, ठीक है, तो ऐसा फंडा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो आरबीआई हमेशा एक सपोर्टर के तरीके से काम करता है, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया इसके बारे में, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए वीडियो के एंड में थोड़ा रिविजन भी मैं आप लोग कराऊंगा, उस रिविजन को करके जरूर जाया करें, और इसी के साथ में कोई भी कंफ्यूजन होता है तो उसको जरूर देखा करो, बताया करो, और बाकी आप लोग यहां पर डेली का इनके पीडीएफ जरूर डाउनलोड करा करो टेलीग्राम से, सारी चीजें एक जगह इकट्ठी आप लोगों को मिल जाती है। टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोगों के सामने सारी पीडीएफ मिल जाती है, जो भी मुझे यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगता है, क्वेश्चन वगैरह भी यहाँ पर, ठीक है, और ये किस किसने डाउनलोड की है, मैंने जो आप लोगों को बोला था कि यहाँ पर ये एक प्लान मैंने सेंड किया है, इसको डाउनलोड करें ना, तो किस किसने डाउनलोड कराया बताइए और कौन इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है, आइए देख लेते हैं। इसी के साथ में फीडबैक जरूर देना, क्या क्या कैसा लगा लेक्चर। अगेन आप लोगों को हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। बाकी हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट डे देखे, रूरल वुमेन के बारे में, इसी के साथ में वर्ल्ड स्टूडेंट, और यहाँ पर इन्फेंट से रिलेटेड हम लोगों ने बात की, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर एक पर्टिकुलर मिशन के बारे में जाना डिटेल में, कहाँ पर कौन सा प्लैनेट है, एस्टेरॉयड बेल्ट और क्यूपर कहाँ पर है, ये सारी चीजें भी हम लोगों ने समझी। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर बात की एयर क्वालिटी के बारे में, क्या क्या स्टेप उठाया जा रहा है वो समझा। इंडोनेशिया और इंडोनेशिया से रिलेटेड जो जावा आइलैंड है उसका मैप देखा, और यहाँ पर जावियन गिब्बन के बारे में और इंडियन गिब्बन कौन है उसके बारे में समझा, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने गैलीलियो और इसी के साथ में गुर्ची भी इसको बोलते हैं, इसके बारे में समझा, क्या क्या बातें समझी। सैंडलवुड के बारे में मैंने बहुत कुछ आप लोगों को बता दिया, कहां पर होता है, क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें, तो सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों के माइंड में क्लियर कर दी, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय न्यूज में, इंटरनेशनल न्यूज में हम लोगों ने ग्लोबल मिनिमम टैक्स के बारे में हम लोगों ने बात की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन बन जाता है, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और इसकी रिपोर्ट के बारे में हम लोगों ने बात की। तो ये था यहाँ पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर ये थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन इसकी थीम बतानी है, वर्ल्ड स्टूडेंट डे की थीम आप लोगों को बतानी है, इसी के साथ में नासा के द्वारा ऑपरेशन क्या लॉन्च किया जा रहा है ये बताना है जुपिटर के लिए। जो जुपिटर सैटर्न यूरेनस और नेपच्यून, इसको किस नाम से पुकारा जाता है ये बताइए। नासा का एक और मिशन है यहाँ पर बेसिकली जुपिटर के लिए 2011 में लॉन्च किया गया था, उसका नाम आप लोगों को बताना है। जावियन गिब्बन कहां पर पाया जाता है, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया कि जो यहाँ पर जो गिलोय है ये सही है, इसको यूज किया जा सकता है। इसी के साथ में इंडियन सैंडलवुड यानी कि चंदन की लकड़ी को क्या बोलते हैं। हमारी कंट्री में एक केस है सुप्रीम कोर्ट का, ये क्या है इसका नाम बताना है, जिसमें एयर क्वालिटी के बारे में बात की गई। ओके, अब यहां पर बात करते हैं वर्ल्ड साइट डे के बारे में मैंने डिस्कस किया था, इसकी थीम वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे के बारे में डिस्कस किया था, इसकी थीम। अब नोबेल प्राइज जो लेबर इकोनॉमिक्स के लिए किसको दिया गया, पाकिस्तान के एक साइंटिस्ट थे जिनको फादर बोला था पाकिस्तान में न्यूक्लियर साइंस का, उनका नाम आप लोगों को बताना है। इस हमारी कंट्री में 1974 में ऑपरेशन का नाम बताइए जब हमारा एक्सपेरिमेंट किया गया था बेसिकली इसके लिए। न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन हमारी क्या है बेसिकली ये आप लोगों को बताने हैं। हम लोगों ने लुक्खा रिवर के बारे में बात की थी, तो ये कहां पर नॉर्मली पाई जाती है ये बताइए। QES के बारे में मैंने आप लोगों से बात किया था कि इसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, और 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किस आर्टिकल में चेंज किया, और ये एक्ट कब का है। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन भी थी, मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी। कई सारे बच्चे अच्छे से आंसर देते हैं, जो भी मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं अच्छा लगता है जब आप लोग क्वेश्चन के आंसर देते हैं, ठीक है, तो आंसर जरूर दिया कीजिए। एक पर्टिकुलर DPSP के बारे में आप लोग बताइए, जो कि यहां पर बेसिकली
जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड बेसिकली यहां पर बातें करती है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। और डीपीएसपी 51 में क्या है ये आप लोग जाकर एक बार देख लेगा, और 50 में क्या है ये भी देखेगा, ठीक है। क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। तो आर्टिकल 21 जो है फंडामेंटल राइट के अंदर आएगा, ये यहां पर राइट टू एजुकेशन के बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 2002 में। यहां पर बात की जा रही है क्वार्टरली जो इंप्लॉयमेंट सर्वे है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा, जो लेबर ब्यूरो के द्वारा प्रस्तुत किया गया। लुक्खा जो रिवर है यहाँ पर, ये जयंतिया हिल, इसी के साथ में आप लोगों को मेघालय के अंदर चीजें बेसिकली देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये इसके बारे में याद रखना। नो फर्स्ट यूज है हमारी पॉलिसी, जो कि हम लोगों ने न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के लिए रखी है। 1974 में यहाँ पर स्माइलिंग बुद्धा के नाम से हम लोगों ने अपना प्रोग्राम लॉन्च किया था। अब्दुल कादिर खान यहाँ पर ये पर्सन है जो कि पाकिस्तान में हीरो है बेसिकली। ये इनको पाकिस्तान के द्वारा एक अवार्ड भी दिया गया था, जो कि पाकिस्तान का हाईएस्ट अवार्ड है, जैसे हमारी कंट्री भारत रत्न है। बताइए उस अवार्ड का नाम क्या है। डेविड जो यहाँ पर कार्ड इनको दिया गया है, ये लेबर इकोनॉमिक्स के फील्ड में। बाकी नोबेल प्राइज की वीडियो देख लेना जो डिटेल में डिस्कस किए। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टैंडर्ड फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड शेयर्ड विजन फॉर बेटर वर्ल्ड। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बात की थी। और लव योर आइज, अपनी आंखों का ध्यान रखिए, बड़ी ही प्यारी हैं, दुनिया को देखने का काम करती हैं, तो इनको आप लोग स्वस्थ रखिए, आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो इनको हमेशा केयर कीजिए अपनी आइज की, ओके। तो यहाँ पर ये टोटल डिस्कस किया, तो आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड करें और फीडबैक जरूर देना, लेक्चर कैसा लगता है। अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, बुरा लगता है तो डिसलाइक कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी आप लोग बता सकते हैं अपना फीडबैक कि कैसा लगा। फीडबैक जरूर दिया करो, इससे मुझे पता चलता रहता है कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लग रहा है। और पीडीएफ यहाँ से जाकर डाउनलोड कर ही लेना। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करने हैं, ठीक है। और खुशियां बांटने से बढ़ती है, तो वीडियो आप लोग दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं अगर ये आप लोगों को फायदा पहुंचा रही है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। तब तक के लिए जय हिंद।